नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेलो नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी और आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट के पास की है। देर रात अमेरिकी सेना की आखिरी फ्लाइट ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसी के साथ तालिबान का जश्न शुरू हो गया और काबुल एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। जैसे ही तालिबान को मालूम चला कि आखिरी अमेरिकी विमान काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है, वैसे ही तालिबान का जश्न शुरू हो गया। हाथों में बंदूक लेकर एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अमेरिकी सेना डेडलाइन खत्म होने से लगभग 24 घंटे पहले ही काबुल छोड़कर चली गई। इस बात से खुश तालिबान ने घंटों तक काबुल में जश्न मनाया। इससे पहले तालिबान ने अमेरिका को आज रात तक की डेडलाइन दी थी। अमेरिका ने इसे लेकर कहा था कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका छोड़ देंगे। आखिर में डेडलाइन पूरी होने से लगभग 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, जिसके बाद से तालिबान जश्न मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों की भावनाओं से बड़ा खिलवाड़ हुआ है। सोमवार को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सिंध प्रांत के संघार जिले के खिरपो इलाके में भगवान कृष्ण के मंदिर में भीड़ ने तोड़फोड़ की। मंदिर में रखी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक हिंदुओं से मारपीट और बदसलूकी की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसने सिर्फ भीड़ को वहां से हटाया। अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जन्माष्टमी के मौके पर यहां काफी संख्या में लोग जुटे थे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से मंजूरी भी ली गई थी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से AK-47 जब्त हुआ है, जिसके बाद से इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। साथ ही आतंकी के मार जाने के बाद कुछ आतंकी पाकिस्तान की ओर भाग गए। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने 2 महीने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि पाकिस्तान की ओर से 250 से ज्यादा आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इस चेतावनी के बाद से ही सुरक्षाकर्मी सीमा पर पूरी मुस्तैदी बनाए हुए हैं। पिछले महीने भी पूंछ और राजौरी में कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। उस समय भी सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। बेटियां ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। सैनिक स्कूल में जाने की तैयारी में हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियों को लड़कों के स्कूल में पढ़ाई करने पर एतराज जता रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने गैर मुसलमानों से अपील की है कि वो अपनी बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करें। लड़कियों को अश्लीलता से बचाने के लिए कोएड स्कूल में न भेजें। लड़कियों को उनके लिए बने अलग स्कूलों में ही भेजें। मदनी के मुताबिक नैतिकता और अश्लीलता किसी धर्म की शिक्षा नहीं है। दुनिया के हर धर्म में इसकी निंदा की गई है, क्योंकि यही चीजें हैं जो देश में दुर्व्यवहार फैलाती हैं। इसके साथ ही जमीयत उलमा हिंद ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए आवाज उठाने की लोगों से अपील की है। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगने की वजह से विवाद खड़ा हो गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स देश विरोधी नारे लगाते दिख रहा है। उसके साथ एक बच्चा भी नारेबाजी कर रहा है। मामला सेक्टर 102 एरिया की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है। सोसाइटी के लोगों को जब यह पता चला तो वो आरोपी के घर पहुंच गए और हंगामा किया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने अभी कोई केस दर्ज नहीं किया है। आला अधिकारियों और लीगल एक्सपर्ट से कानूनी राय ली जा रही है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। दिल्ली के जंतर मंतर मामले में फरार चल रहे हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में आज वो सरेंडर करेगा। और मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई गलत काम नहीं किया है जंतर मंतर पर जाकर, और मैं माननीय न्यायालय का सम्मान रखते हुए कल 31 तारीख में कनॉट प्लेस थाने में दोपहर को गिरफ्तारी दूंगा और पुलिस की जांच में मैं सहयोग करूंगा। और मैं वीडियो में पिंकी चौधरी ने दावा किया कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं
मैं न्यायालय की शरण में मैं गया था। और मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता ने जंतर मंतर पर कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अदालत का सम्मान करता हूँ। पिंकी चौधरी के मुताबिक कोर्ट की शरण में जाना हर व्यक्ति का अधिकार है और उनके मुताबिक उसने ऐसा ही किया। जंतर मंतर के पास 8 अगस्त को एक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की थी। नारेबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने पहले कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 4 घंटे पूछताछ की। जैकलिन के बयान रिकॉर्ड किए गए और गवाह के तौर पर बयान दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर केस में जांच के दौरान जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया था। हालांकि जैकलिन का नाम आरोपी के तौर पर है या पीड़ित के तौर पर ईडी ने इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी है। ईडी के अलावा तिहाड़ जेल से हुई 200 करोड़ की वसूली में पीएमएलए की जांच जारी है। ये मामला कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। फिलहाल वो जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली आने वाले हैं। सिंहदेव के दिल्ली रवाना होने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस हाईकमान ने सिंहदेव को बुलाया है। हालांकि उनके करीबी नेताओं का कहना है कि सिंहदेव की यात्रा निजी है और वो एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। चर्चा है कि वो कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। माकन 3 सितंबर को रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का एक गुट दावा कर रहा है कि माकन रायपुर दौरे के दौरान विधायकों से भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और उसी पर अमल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक कांग्रेस में इस मुद्दे पर माथापच्ची जारी है। असम में विपक्षी महागठबंधन का टूटना लगभग तय है। असम कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली AIUDF और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि AIUDF नेतृत्व और उसके कुछ सदस्य लगातार बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में उनके साथ बने रहने का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आला कमान को भी इस फैसले की जानकारी भेजी है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व में 10 पार्टी का महागठबंधन बना था। इस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 50 सीटें जीती थी, जिसमें कांग्रेस को 29, AIUDF ने 16, BPF ने 4 और माकपा ने 1 सीट हासिल की थी। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब को ईडी ने आज पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परब को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। परब से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में पूछताछ होनी है। इस मामले से जुड़े कुछ आरोपियों ने परब के नाम का खुलासा किया था। अनिल परब के नोटिस मिलने पर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया कि परब को ईडी का नोटिस मिलना तय था। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होते ही अनिल परब को उम्मीद के मुताबिक नोटिस दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। तो बड़ी खबरें आपने देखी और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबरें। कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी आने के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में नवोदय विद्यालयों को भी खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक नवोदय विद्यालयों को 50% क्षमता के साथ चरणबद्ध तरीके से आज खोला जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक पहले चरण में क्लास 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल स्थानीय राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुरूप खोले जाएंगे। जहां पर भी स्कूल खुलेंगे वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। इतना ही नहीं, समिति की तरफ से छात्रों को अभिभावकों की अनुमति से ही स्कूल आने दिया जाएगा और हॉस्टल में ठहरने की इजाजत दी जाएगी। वहीं जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहेंगे उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका भी पीएफ कटता है तो अलर्ट हो जाएं।
क्योंकि ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आपके पास अपना ईपीएफओ खाता आधार कार्ड से लिंक करने का आज आखिरी मौका है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक खाता धारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यह नियम 1 सितंबर 2021 से लागू होगा। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। पहले इसकी तारीख 31 मई थी और नए नियम 1 जून से लागू होने वाले थे, लेकिन बाद में ये तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। इसलिए ईपीएफओ ग्राहकों के पास अपने आधार कार्ड को लिंक करने का आज आखिरी मौका है। अगर कर्मचारी का पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो एम्प्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है और इस हालात में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आज और 30 सितंबर को खत्म होने वाली कई योजनाओं की लास्ट डेट बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना, जीएसटी माफ करने की योजना, लेट फीस माफी योजना, जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई है। वहीं जीएसटी माफ करने की योजना का फायदा उठाने की अंतिम तारीख 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। योजना के तहत टैक्स पेयर्स को मंथली रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। वाराणसी में गंगा की लहरों पर क्रूज और रोरो सर्विस के बाद अब सी प्लेन उतारने की तैयारी है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। अब इंतजार है सिर्फ मंजूरी का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में पीएम नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। सी प्लेन 1 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसमें एक बार में 10 से 15 लोग बैठ सकते हैं। इसे उड़ाने के लिए 1 किलोमीटर की जगह बिना रुकावट के चाहिए। फिलहाल वाराणसी के अलावा अयोध्या और प्रयागराज को जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद सी प्लेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए की किस्त मिल सकती है। फिलहाल इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली इस सुविधा को डबल करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए 3 किस्तों में मिल सकते हैं। किसानों की इनकम को दोगुना करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। देर रात अमेरिका के आखिरी विमान ने उड़ान भरी थी। बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान से। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है और तालिबान ने उसके बाद किस कदर जश्न मनाया है उसकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फायरिंग की गई, गोलियां बरसाई गई इस खुशी में कि अब तो अमेरिका चला गया है। अमेरिका के जाने के बाद अब मंजर क्या होगा, हालात क्या होंगे। अमेरिका की यूएस के अलावा जो अन्य देशों के नागरिक वहां फंसे हैं, जिसमें भारत के भी शामिल हैं, उन सब का रेस्क्यू कैसे होगा, रेस्क्यू मिशन कैसे होगा। अब तक पूरे का पूरा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में था। इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट में व्यवस्थाएं थी भीतरी, वो सब अमेरिका के पास थी। ऐसे में अब तालिबान के कब्जे में सब आ जाएगा, तालिबान हर तरफ होगा। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे पूरा किया जाएगा। तालिबान ने यह जरूर कहा है कि हम किसी दूसरे मुल्क के नागरिक को जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन तालिबान पर भरोसा किसको? बिल्कुल किसी को भरोसा तो नहीं रहा है राजीव, हालांकि लेकिन देखिए पिछले 24 घंटे में जो अमेरिका ने डेडलाइन में कहा था कि 31 अगस्त को हम छोड़ेंगे, उससे पहले ही अपनी दी हुई डेडलाइन से पहले ही कैसे अमेरिका ने तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ दिया, वो आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त राजीव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मिशन काबुल अमेरिका का कंप्लीट हो चुका है।
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने सारे वहां पर अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकाल लिया है। हालांकि बाकी देशों के लोग इस वक्त वहां पर फंसे भी हुए हैं, लेकिन 20 साल बाद अमेरिका वहां से पूरी तरह से जा चुका है पिछले 24 घंटे। तो गोलियों की तड़तड़ाहट जश्न के रूप में, और आखिरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में आखिरी अमेरिकी सैनिक की है। 14 अप्रैल को ऐलान किया गया था कि अमेरिकी सैनिक वहां से वापस जाएंगे, और उसके बाद ये तस्वीर आई है। ये तस्वीर है अफगानिस्तान की, और आखिरी सैनिक अमेरिका का अब जा चुका है। प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जाएगा? जो अन्य देशों के लोग फंसे हैं, मैं भारत की बात करूंगा, कैसे निकाला जाएगा अब जब सब तालिबान कंट्रोल करेगा? तो देखिए, आखिरी तस्वीर है ये मेजर जनरल क्रिस की है, जो कि 82 एयरबोर्न डिवीजन को वहां पे हेड कर रहे थे, और ये आखिरी सोल्जर हैं जो C-17 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हैं और बाय बाय कहते हैं अमेरिका को। इसके साथ ही जो अमेरिका का मिशन अफगानिस्तान था वो खत्म हो गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक सेलिब्रेशन की तस्वीर आती है जिसमें कि तालिबान सेलिब्रेट कर रहे हैं, गन फायर चला रहे हैं, लेकिन तालिबान की तो जीत हुई है, इस्लामिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स की जीत हुई है, कट्टरपंथियों की जीत हुई है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की हार हुई है। इसलिए क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी, जब 20 साल पहले अमेरिका के लोग यहाँ पे आए थे तो उन्हें एक उम्मीद थी, किरण जगी थी कि उनके आने वाले दिन अच्छे होंगे। 20 साल में कई उतार चढ़ाव आए, कई मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन उनके लिए अच्छी थी कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप का उनका फील था। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि 20 साल बाद हम इतिहास के अगर पन्नों को टटोलें तो हम उसी जगह पर खड़े होंगे जहां से हमने शुरू किया था। $1 ट्रिलियन अमेरिका स्पेंड करता है, और उसके बाद फिर से तालिबान को हुकूमत दे दी जाती है और अमेरिकन सोल्जर्स वहां से निकल जाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या सोच रहे होंगे इस समय अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, वहां के बाशिंदे। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि कितने हताश थे, किस तरीके से वो एयरपोर्ट से निकल के भागना चाहते थे। कई माओ ने अपने बच्चे अमेरिका के फौजियों को सौंप दिए, उनको ये लगा कि उनके बच्चे महफूज रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस समय एक डर का माहौल है, क्योंकि एक तरफ से बिल्कुल डर का माहौल लगातार बना हुआ है प्रदीप, और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान में यूएस का आखिरी जवान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। 20 साल बाद ये दृश्य आज देखने को मिल रहा है। शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। बयान में अमेरिका ने इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। जो बाइडेन इसको सबसे बड़ा एयरलिफ्ट कर रहे हैं। 1,20,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। अमेरिका तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया बहुत सारे सवाल अमेरिका पर खुद अभी भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस बीच में जो बाइडेन ने बयान दिया कि 1,20,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, और अब जब सब तालिबान के चंगुल में होगा तो ऐसे में रेस्क्यू कैसे होगा? क्या आप तालिबान से वो सारे मुल्क बात करेंगे, संवाद करेंगे कि हमारे देश के नागरिकों को आने दिया जाए, हमें रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने दिया जाए? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल राजीव, और देखिए ये जो अमेरिका पे राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है कि 1,20,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। 31 अगस्त वो तारीख बताई गई थी जब डेडलाइन दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका को अपने सारे नागरिकों को 31 अगस्त तक खाली करा देना है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह रातों रात अमेरिका ने अपने नागरिकों को वहां से रेस्क्यू किया, एयरलिफ्ट किया। सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन इसे जो बाइडेन बता रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आपको दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार पर हमला बोला। इतिहास में किसी युद्ध से ऐसी वापसी नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार पर हमला बोलते हुए ये बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयानबाजी जो लगातार इस मामले पे करते आए हैं। उन्होंने एक बार फिर से जो बाइडेन की सरकार को लेकर कटघरे में खड़ा किया है और सवाल पूछे हैं अमेरिका को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप का बाइडेन सरकार पर बहुत बड़ा हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास में किसी युद्ध में ऐसी वापसी नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को भीड़ ने तोड़ दिया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त जन्माष्टमी के मौके पर
कृष्ण मंदिर को पाकिस्तान में तोड़ा गया, एक बार फिर से मंदिर पर पाकिस्तान में हमला। देखिए, मंदिर में मूर्तियां रखी हुई थी, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, कृष्ण भक्तों के साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह मंदिर में हमला किया गया है। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर कब इस तरह मंदिरों पर हमला होना बंद होगा, ये सब कब थमेगा। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पाकिस्तान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आस्था मायने नहीं रखती है, न पाकिस्तान उनका ध्यान रखता है, और उन पर किस तरह की जाति होती है वो सबने देखा है। और उनके धर्म स्थलों को तोड़ा गया है, एक कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया गया। और वहीं पूरे देश में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई है और इस मौके पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी, भव्य आरती की गई। इस मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ थमी ही नहीं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं और कृष्ण जन्माष्टमी किस धूमधाम के साथ मनाई गई। रात तक जो भक्त हैं वो झूमते रहे, भक्तों की भारी भीड़ मथुरा से लेकर कोलकाता अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बांसुरी वाले के दर पर सब पहुंचे हुए थे, भक्तों का तांता लगा हुआ था राजीव। और ये वृंदावन की तस्वीरें अब हम दिखा रहे। देखिए कृष्ण जन्मभूमि जिसे कहा जाता है, हजारों की तादाद में कृष्ण भक्त यहाँ पर मौजूद थे और हर कोई सिर्फ जन्माष्टमी में कल जिस तरह से मंदिरों की तस्वीर हमने देखी है और लगातार चलाई भी है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग व्रत पर थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। और ये कुछ तस्वीरें वृंदावन की। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो रहे कुछ और अहम खबरों के साथ। चलिए अब आप बात करते हैं, बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है कि लोग कोरोना वार्ड के आसपास भटकने से भी डर रहे थे और अब कोरोना अस्पतालों के पास मेडिकल वेस्ट खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। ये इतना खतरनाक है कि कोरोना से लेकर कैंसर तक की बीमारियां आप तक पहुंची जा सकती हैं। हम बिहार के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों का हाल दिखाएंगे जहां पर एजेंसियों को मेडिकल कचरे के निपटारे का काम दिया गया है, लेकिन एजेंसी और सरकार दोनों लापरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए पटना से साकेत कुमार की यह रिपोर्ट। जब कोरोना के चलते मास्क पहनने और दूरी रखने को कहा जा रहा है, तो पटना के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और NMCH यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिकल वेस्ट को खुले आसमान के नीचे यूं ही फेंक दिया जाता है। हो सकता है कि इन ग्लव्स को पहनकर कोरोना मरीज का इलाज किया गया हो या किसी दूसरी खतरनाक बीमारी के मरीज का इलाज करते वक्त इसे पहना गया हो, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। इस्तेमाल के बाद इन ग्लव्स को सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया। सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्ट की किट भी इधर उधर पड़ी हुई है। जमीन पर गिरी नीडल अगर चुभ गई तो ये लापरवाही कोई बड़ी बीमारी भी ला सकती है। ये हाल बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH का है।
अभी हम पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से यहाँ है वो आपको हम दिखाते हैं। एक तो आप देखेंगे कि आप जिधर से भी गुजरेंगे आपको यहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट है वो आप देखिए, कोविड के जांच किट है, RT-PCR का जो सैंपल कलेक्शन का जो किट है, ये तमाम चीज़ें आपको जगह जगह यहाँ पर फेंकी हुई मिलेगी। मेडिकल कचरे के ढेर पर कौवे, कबूतर और कुत्ते मंडराते रहते हैं। ये किसी खतरनाक संक्रमण को आम लोगों के घर तक ले जा सकते हैं। PMCH के बाद आपको ले चलते हैं उस जगह जहां NMCH का मेडिकल वेस्ट डंप किया जा रहा है। काम कर रहे दो लोगों में से एक ने मास्क नहीं पहना था, दूसरे का मास्क भी नाक के नीचे है। यहाँ का हाल भी PMCH से कुछ अलग नहीं है। अभी हम यहाँ पर NMCH में है पटना के, और यहाँ पर तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जो मेडिकल वेस्ट है वो यहाँ पर आप देखिए ठेलों के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है और ये आप देखिए यहाँ पर इसको डंप किया जाता है। ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये मेडिकल वेस्ट को यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं इसमें कोताही हो रही है, क्योंकि जगह जगह आपको यहाँ पर आप दिखेगा जहाँ खुले में सिरिंज फेंका हुआ है। जो कोविड के टेस्ट किट जो है वो है यहाँ पर देखिए कई तरह के आपको देखेंगे ब्लड सैंपल्स के जो किट है, उसके अलावा जो ब्लड चढ़ाने के लिए जो थैले होते हैं वो तमाम चीज़ें ऐसे ही फेंके हुए हैं। अब आपको बता दें कि मेडिकल वेस्ट का अगर नियम के मुताबिक निपटारा न किया गया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर बायोमेडिकल कचरे को 1150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर नष्ट नहीं किया जाता है तो ये लगातार डायोक्सिन और फ्यूरांस जैसे ऑर्गेनिक प्रदूषक पैदा करता है, जिनसे कैंसर हो सकता है। कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विकास और प्रजनन संबंधी बीमारियां तक हो सकती हैं। मेडिकल वेस्ट के कई ऐसे खतरे हैं जिनका आम आदमी को अंदाजा भी नहीं है। प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट में जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, खासकर बैक्टीरिया वगैरह, उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं विकसित होती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विकसित होने से क्या होगा कि मान लीजिए आपको कोई समस्या हो जा रही, बुखार ही हो गया, तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो असर करता है। और अगर आप पर कोई दवा ही असर न करे, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए किसी बैक्टीरिया में, तो फिर दवा का कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर इलाज कैसे होगा। पटना के सरकारी अस्पतालों के मेडिकल कचरे के निपटारे का काम 3 कंपनियों को दिया गया है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। साथ ही निगरानी की भी कमी है। डॉक्टर इन एजेंसियों के काम पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये लोग रोज आते नहीं हैं, पैसा तो लेते हैं रोज के लिए, आते नहीं हैं, और अगर आते हैं कभी भी तो वेस्ट को जो है वो लोग गलत जगह पर मैंने आम खेत में फेंक देते हैं। तो ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है। एजेंसी है वो पालन नहीं कर रहे हैं और उसको जहाँ तहाँ इधर उधर फेंकते हैं। इंसिनेटर भी जो पटना मेडिकल कॉलेज में है एकदम टू द मार्क नहीं है, छोटा सा है। मेडिकल कचरा संक्रमण के एटम बम से कम नहीं है। ये बम फटा तो गंभीर बीमारियां तेजी से फैलेंगी, प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। कोरोना संकट की वजह से मेडिकल वेस्ट बढ़ गया है और इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। पटना से साकेत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।